अब हम आपको बताएंगे दुनिया की एक ऐसी टेक कंपनी के बारे में जिसने अपने तेज रफ्तार प्रदर्शन से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। और अमेरिका की ये कंपनी दुनिया के 190 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। आज एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन यानी 440 लाख करोड़ रुपए का है और दुनिया में पहली बार किसी कंपनी का मार्केट कैप इतना ज्यादा हुआ है। मार्केट कैप का मतलब होता है अगर आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी एनवीडिया को खरीदना चाहे तो बाजार में इस कंपनी की कीमत 440 लाख करोड़ रुपए होगी। और आज एनवीडिया अगर एक देश होता तो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर होता और एनवीडिया से ऊपर केवल अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था होती। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय 2602 लाख करोड़ रुपए की है और चीन की 1648 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 351 लाख करोड़ रुपए की है और एनवीडिया की जो वैल्यू है वो भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि एनवीडिया की कीमत इस समय भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि 440 लाख करोड़ रुपए आखिर कितना होता है, तो इसे आंकड़ों के जरिए जरा समझिए। हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5838 कंपनियां लिस्टेड हैं और इन सारी कंपनियों को खरीदने के लिए 475 लाख करोड़ रुपए काफी होंगे, जबकि अकेली एनवीडिया की कीमत 440 लाख करोड़ रुपए है। यानी एक तरफ सिर्फ एक कंपनी है और दूसरी तरफ ये 5838 कंपनियां हैं। एक और आंकड़ा देखिए, अगर आप हर रोज 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो 440 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आपको करीब 12,000 साल लग जाएंगे। 10 करोड़ रुपए हर रोज आप 12,000 साल तक खर्च कर पाएंगे, तब जाकर इतना पैसा खर्च होगा। यानी इतना पैसा खर्च करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने पड़े। 2025 से 2026 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत की जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 350 लाख करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गई है। एनवीडिया लगभग 4.63 ट्रिलियन डॉलर एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर्स 2, एप्पल लगभग 4.05 ट्रिलियन डॉलर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी आईफोन 3, अल्फाबेट गूगल लगभग 3.77 ट्रिलियन डॉलर एआई सर्च इंजन और क्लाउड 4, माइक्रोसॉफ्ट लगभग 3.01 टी डॉलर सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग 5, अमेज़न लगभग 2.19 टी डॉलर ई कॉमर्स और क्लाउड, AWS 6 TSMC लगभग 1.94 टी डॉलर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 7, मेटा फेसबुक लगभग 1.69 टी डॉलर सोशल मीडिया और मेटावर्स 8, सऊदी अरामको लगभग 1.67 टी डॉलर तेल और गैस एनर्जी 9, ब्रॉडकॉम लगभग 1.63 टी डॉलर सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर 10, टेस्ला अप्रॉक्सीमेटली 1.61 ट्रिलियन डॉलर्स। दुनिया में विज्ञान, एआई ये सभी मानवीय प्रतिभा के प्रतीक हैं, पर दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनमें की प्रतिभा है पर उनके पास धन नहीं है। पर उन्हीं प्रतिभावान लोगों को जब कुछ करने का मौका मिल जाता है तब सभी विज्ञान और प्रतिभा का अंतिम लक्ष्य वही होता है जो कि एक मजदूर का होता है या एक गरीब आदमी का होता है, या समाज में जिन्हें हम बुरा काम करने वाले लालची लोग कहते हैं, जो कि धन के लिए कुछ भी बुरा काम करते हैं। पर दुनिया में कोई विज्ञान, कोई प्रतिभा, कोई एआई ऐसा नहीं है जो कि धन के बिना किसी योग्य इंसान को किसी नई खोज, किसी नए एआई को फ्री दे। यानी कि दुनिया में यदि धन नहीं होता तो आज के इंसान की प्रतिभा और विज्ञान, गूगल, एप्पल, इलॉन मस्क, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट, क्या ये सभी कहीं जंगल में घास चरकर अपना पेट भर रहे होते? मतलब कि जगत में आज विज्ञान और तकनीक है तो उसके मूल में धन है। मतलब कि विज्ञान का भी अंतिम लक्ष्य एक मजदूर वाला ही है। एक ऑक्सफोर्ड में पढ़ा आदमी भी अंत में तो मजदूर के लक्ष्य पर ही खड़ा हो जाता है। मैंने ये प्रश्न क्यों लिखा? पिछले 20 साल से मुझे अनिद्रा की समस्या है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गलती से भूखे पेट में 2 mg की टैबलेट की जगह एक 50 mg की 2 टैबलेट खा गया। इस दवाई को खाने के बाद में मृत्यु की दुनिया में प्रवेश कर गया। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया।
मेरी श्वास आनी बंद हो गई। मेरा पूरा शरीर एक ऐसी अजीब तकलीफ में चला गया कि मैं शब्दों में उस मौत जैसी तकलीफ, जिसमें ना दुख था ना दर्द था, संसार की कोई तकलीफ नहीं थी, वो एक अलग ही एहसास था। मेरे साथ वही होने लगा जैसा कि फिल्मों में या मरते समय जो लोग वैज्ञानिक प्रयोगों में बताते हैं। पर हाँ, मेरे सामने कोई संगीत नहीं बजा, ना कोई सफ़ेद रोशनी थी। मेरे अतीत की यादें मेरे सामने एक फिल्म की तरह चलने लगी और मैं अपनी माँ के सामने खड़े होकर रो रहा था। मैं कह रहा था, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। कुछ समय के लिए मैं इस संसार से अलग होकर एक ऐसे संसार में चला गया जिसे कि मैं कहूँ मौत का संसार। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मौत के पल में ऐसा महसूस होता है जैसे कि 40 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हों। मैंने उसी तकलीफ को महसूस किया। ये सत्य है कि मेरे स्थान पर वहाँ कोई और होता तो वो मर जाता, पर मैं बच गया। उस पल में मेरा सारा ज्ञान, साहस, समझ सब कुछ व्यर्थ हो गए थे। पर एक तकनीक जिसका इस्तेमाल मैं जीवन में करता था, उस तकनीक के इस्तेमाल से मैं बच गया। उसी दिन मैंने जाना कि दुनिया की 90% बीमारियां सिर्फ भय की बीमारियां हैं। मैं अपने जीवन में 20 साल से इस अनिद्रा की बीमारी से जूझ रहा हूं और इस बीमारी ने मुझे बहुत बार मौत के मुंह में डाल दिया और मैं बचकर आ गया, सिर्फ मेरी एक तकनीक की वजह से। भय के परिणाम क्या होते हैं? भय के वैज्ञानिक प्रमाण। भय एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसके शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिणाम होते हैं। ये तनाव, चिंता, हृदय गति में वृद्धि और पैनिक अटैक का कारण बन सकता है। दीर्घकालिक भय से सामाजिक अलगाव, आत्मविश्वास में कमी, निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट, अवसाद और काम या पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। भय के मुख्य परिणामों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। शारीरिक परिणाम: अत्यधिक पसीना आना, हृदय गति तेज होना, थकान, सांस लेने में तकलीफ, उच्च रक्तचाप और कंपन, शरीर का ठंडा पड़ जाना, निम्न रक्तचाप। यही सब मेरे को उस गोली के लेने पर हुआ। मेरी तकनीक क्या है? एक आदमी कमजोर है, एक आदमी हाथी जैसा है। आदमी बाहर देखता है और कमजोर आदमी का झगड़ा हाथी जैसे आदमी से हो जाता है। कमजोर आदमी का मनोविज्ञान पहले ही इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वो हाथी जैसे आदमी से लड़ नहीं सकता है। वो मार खाता रहता है, स्वीकार कर लिया उसने, और स्वीकार हो जाना ही सत्य हो जाता है। आदमी सत्य को भी उल्टा करके जीता है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा, जंगल में देखा कि एक शेर एक गाय के बछड़े को पकड़ लेता है। गाय का बछड़ा उस शेर से संघर्ष करता है, हालांकि वो बच नहीं पाता है। पर इंसान एक गाय के बछड़े से भी अधिक गया बीता है। इंसान कभी संघर्ष नहीं करता है। पर इंसान या पशु दोनों के भीतर एक ही चीज होती है, भीतर से दोनों ही भयभीत होते हैं। सर्कस में एक शेर एक आदमी के इशारों पर नाचता है। भीतर के भय को देख लो तो क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्व वाला प्रभाव हो जाता है। भय को देख लो तो अभय प्रकट हो जाता है। मैं भय का साक्षी हो गया, सिर्फ उसे देखता रहा, क्योंकि मौत तो सत्य है, वो तो इसी पल में होती है। आप एक ना एक दिन तो मौत के मुंह में जाओगे ही। हो सकता है कि वो पल अभी हो। तो मैंने मृत्यु को स्वीकृत कर लिया। मेरे लिए जो सत्य था वही सत्य स्वीकृत हो जाने से मृत्यु फिर मृत्यु को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि मृत्यु एक प्रकृति है और मृत्यु भी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ सकती है। मृत्यु कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। मृत्यु के पल में सबसे पहले आदमी की विचार शक्ति गायब हो जाती है। मृत्यु से 6 महीने पहले मानव के भीतर के सभी विचार अंधे, गूंगे, बहरे, लकवाग्रस्त हो जाते हैं। विचार का भीतर से निकलना संकेत है कि मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। विचार शिव की शक्ति है, शरीर चेतना है, शरीर मुर्दा है। शिव समय से पहले ही विचार के मंत्रों द्वारा अपने मुर्दा शरीर को जगा लेते हैं। शरीर के जागने का अर्थ है कि विचार गए, और विचार के जाने से ही भय भी चला जाता है। मौत हो नहीं सकती है भय के बिना। जन्म के साथ ही भय डाल दिया जाता है, क्योंकि भय मृत्यु के लिए प्रवेश द्वार है। भय एक दरवाजा है, उससे ही मृत्यु आप में प्रवेश करती है। पर जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, शिव कहते हैं, वो कौन है? वो आप ही हैं। आकाश में कोई शिव नहीं है, वो तो मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। मृत्यु का पल भी यदि उत्सव बन जाए तो सिर्फ शरीर पुनः अपनी मिट्टी में प्रवेश करता है। आपके विचार न मरे। भगवान कौन है? एक विचार ही तो है। हमें बुद्ध, जीसस, श्री कृष्ण के विचार मिलते हैं, बुद्ध नहीं मिलते हैं। दुनिया में किसी धनवान या सम्राट की पूजा नहीं होती है, क्योंकि उनकी सत्ता की नींव भी मिट्टी के ढेर पर ही खड़ी होती है। कहा है, पुराने खजाने सब मिट्टी हो गए, पर पुराने विचार आज भी नए हैं। हजारों साल पहले कहे गए विचारों पर ये दुनिया टिकी है। विचार को समझ लो तो अभय, ना समझो तो भय। आदमी मांगता है, कर्ज मिल जाता है। कर्ज नहीं चुका आदमी को कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट में सजा का भय। सजा हो जाती है, सजा नहीं मारती है। सजा से पहले का भय मौत की नींव बन जाता है। जेल में बंद रहने से रोग नहीं होता है। किसी भी पेशेवर मुजरिम को रोग नहीं होता है, आम आदमी को हो जाता है। जेट एयरवेज के नरेश गोयल, सहारा की सुब्रतो राय सहारा को कैंसर हो गया, जेल में जाने से नहीं, जेल के भय से। यदि ये भय ना हो तो मृत्यु कैसे होगी? भय मृत्यु का बीज है। पुरुष का शुक्र धातु जन्म का बीज है, धन संसार का बीज है। बिना बीज के इस जगत में कुछ भी हो नहीं सकता है, और भय है तो अदृश्य। पर क्या विज्ञान कह सकता है कि कोई भय नहीं होता है? विज्ञान कहता है कि भगवान का प्रमाण लाओ, पर क्या विज्ञान कभी भय का प्रमाण मांगता है? यही विधि है 90% रोगों से बचने की। जरा सोचे, भय मृत्यु का द्वार है। दुख और दर्द 2 खिड़कियां हैं। यदि भय ना हो तो दुख और दर्द भी नहीं होगा।
होगा, भय ना हो तो आतंकवाद भी नहीं होगा, युद्ध भी नहीं होंगे, कोई गुलाम भी नहीं होगा। यदि आदमी डरे ही नहीं तो आतंकवादी का हथियार क्या कर लेगा? सामने वाला आदमी बिना हथियार के ही भिड़ जाएगा। मानसिक और भावनात्मक परिणाम: अत्यधिक चिंता, एंग्जाइटी, अवसाद, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक अटैक और हर समय अनहोनी की आशंका रहना। व्यावहारिक परिणाम: जिन चीजों या स्थितियों से डर लगता है उनसे दूर भागना, सामाजिक मेलजोल से बचना, सोशल आइसोलेशन और दैनिक गतिविधियों में रुकावट आना। निर्णय क्षमता पर प्रभाव: भयग्रस्त मन तार्किक रूप से सोच नहीं पाता, जिससे गलत निर्णय या निर्णय न ले पाने की स्थिति इंडिसाइसिवनेस पैदा होती है। रचनात्मकता और प्रदर्शन में कमी: कार्यक्षेत्र या पढ़ाई में एकाग्रता की कमी से प्रदर्शन गिरता है, जिससे रचनात्मकता कम हो जाती है। दुनिया की 10 कंपनियां जिनकी मार्केट वैल्यू इतनी है कि 25% दुनिया को खरीद सके। 100 में से 25 देश की संपत्ति 10 कंपनियों के पास है, पर $25 ट्रिलियन की कंपनियों में से कोई एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि किसी के अनुभव या उसकी मानवीय तकनीक जो कि संसार में मानव को विकसित कर सके। मानव तो आज भी वही मानव है जो संसार में प्रथम जन्मा मानव था। भूख और भय यही पहले मानव के पास था, यही आज के मानव के पास है। विकसित वस्तुएं होती हैं। मानव तो आज भी आदि मानव है और दुनिया की सारी महानता धन की चादर ओढ़े हुए है। दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक करीब हो जाए, सड़क पर बैठकर भीख मांगने लगे, तब क्या आप उस वैज्ञानिक को कहीं आमंत्रित करेंगे बोलने के लिए? क्या मीडिया या दुनिया के दिग्गजों से अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे? कौन महान है, धन या विज्ञान? मैं अपनी ये तकनीक दुनिया को देना चाहता हूँ, पर दुनिया में कोई ऐसा AI ऐप या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पर कि मैं अपनी तकनीक दे सकूँ। सारे AI क्या है? इमेज, वीडियो बनाओ, काम करवाओ, बदले में पैसे दो। तब इन AI बनाने वालों का सारा ध्यान कुल मिलाकर इतना ही है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पर आज AI कंपनियां, दुनिया में कितनी कंपनियों का कारोबार $1 ट्रिलियन में होता है? नवंबर 2025 तक $10 ट्रिलियन की कंपनियां होंगी। इनमें एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजॉन, सऊदी अरामको, ब्रॉडकॉम, मेटा, TSMC और टेस्ला शामिल हैं। एनवीडिया 4.63 ट्रिलियन AI चिप्स और सेमीकंडक्टर्स। 2 एप्पल 4.05 ट्रिलियन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। आईफोन 3 अल्फाबेट गूगल 3.77 ट्रिलियन AI सर्च इंजन और क्लाउड। 4 माइक्रोसॉफ्ट 3.08 ट्रिलियन सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग। 5 अमेजॉन 2.19 ट्रिलियन ई-कॉमर्स और क्लाउड AWS। 6 TSMC 1.94 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। 7 मेटा फेसबुक 1.69 ट्रिलियन सोशल मीडिया और मेटावर्स। 8 सऊदी अरामको 1.67 ट्रिलियन तेल और गैस एनर्जी। 9 ब्रॉडकॉम 1.63 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 टेस्ला 1.61 ट्रिलियन AI का दबदबा। सूची में शेष की लगभग सभी कंपनियां एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा सीधे तौर पर AI में निवेश कर रही हैं। ये आपकी उस बात को पुष्ट करता है कि प्रतिभा अब उन्हीं के पास है जिनके पास उसे खरीदने के लिए धन है। टेक्नोलॉजी बनाम संसाधन। सऊदी अरामको को छोड़कर लगभग सभी कंपनियां अदृश्य संपदा यानी डेटा, कोड और सॉफ्टवेयर पर आधारित हैं, जिसे आप शब्द इस क्वांटम कोड के रूप में देखते हैं। एक रोचक तथ्य, अकेले एनवीडिया की मार्केट वैल्यू 4.6 ट्रिलियन कई बड़े देशों की GDP से भी अधिक है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में कोड और कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी मुद्रा बन गई है। संजय सेठी। हम संजय सेठी के दिए गए एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरे लेख पर चर्चा करेंगे। हाँ, और ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू कहीं से होती है और पहुंचती कहीं और है। बिल्कुल, एक दवा की शीशी से शुरू होती है, मौत के दरवाजे तक जाती है और फिर घूमकर दुनिया की सबसे बड़ी खरबों डॉलर की AI कंपनियों की बैलेंस शीट तक पहुंचती है। और इन दोनों सिरों को जोड़ने वाला धागा वो वाकई में चौंकाने वाला है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव से शुरू होकर आज की दुनिया, तकनीक और धन के रिश्तों पर कुछ बहुत ही, आप कह सकते हैं, असहज सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, और हमारे पास स्रोत के तौर पर सिर्फ सेठी का ये लेख ही है। इसमें वो अपनी जिंदगी के एक खौफनाक अनुभव, डर की प्रकृति और विचारों की शक्ति, हाँ, और इन सबको वो आज की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से जोड़ते हैं। एक अनोखा, लगभग आध्यात्मिक संबंध। तो आज हमारी चर्चा का मकसद इसी सफर को परत दर परत खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मौत के मुंह से वापस आने का एक अनुभव किसी व्यक्ति को दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों की बुनियाद पर ही सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो चलिए इस अनोखे सफर को शुरू करते हैं। कहानी का केंद्र है संजय सेठी, और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से अनिद्रा से जूझ रहे थे। मतलब नींद न आने की गंभीर बीमारी से। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी डिटेल है, क्योंकि ये दिखाता है कि वो पहले से ही अपने मन और शरीर की सीमाओं से एक तरह का संघर्ष कर रहे थे। सही। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि सालों से चल रहे एक अंदरूनी संघर्ष का, आप कह सकते हैं, एक क्लाइमैक्स था। तो एक दिन गलती से वो अपनी 2 mg की नींद की गोली की जगह उसी दवा की 50 mg की 2 गोलियां खा लेते हैं, यानी 100 mg, जो एक जानलेवा डोज है। इसके बाद जो हुआ वो उनके अपने शब्दों में मानो मौत की दुनिया में एक झांकी थी। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा, सांसें लगभग रुक गईं और अतीत की सारी यादें
एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। और यहाँ पर वो अपने दर्द की गहराई बताने के लिए एक बहुत ही तीव्र तुलना करते हैं, गरुड़ पुराण वाली। हाँ बिल्कुल, वो इसका जिक्र गरुड़ पुराण के एक उल्लेख से करते हैं जिसमें कहा गया है कि मौत के समय ऐसा महसूस होता है जैसे 40 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो। ठीक वही, ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, ये चेतना के स्तर का दर्द है जिसे शब्दों में बताना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। वो कहते हैं कि उस स्थिति में किसी का भी बचना नामुमकिन था, लेकिन वो एक खास तकनीक की वजह से बच गए। हाँ, और यही तकनीक हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल, क्योंकि इसी तकनीक से वो अपने व्यक्तिगत अनुभव को एक बड़े दार्शनिक तर्क से जोड़ते हैं जो हम सब पर लागू होता है। तो सेठी का मुख्य तर्क बहुत ही चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि दुनिया की 90% बीमारियां सिर्फ डर की वजह से होती हैं। अब देखिए, चिकित्सा की दृष्टि से ये एक विवादास्पद दावा लग सकता है। हाँ बिल्कुल, पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि वायरस या बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। उनका तर्क ये है कि डर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देता है कि शरीर बीमारियों से लड़ ही नहीं पाता। सही कहा। तो डर बीमारी का कारण नहीं बल्कि उसके लिए दरवाजा बन जाता है। यही उनका मुख्य इंसाइट है। इस बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देते हैं। वो पहलवान वाला? हाँ, एक कमजोर आदमी और एक हाथी जैसे दिखने वाले पहलवान की लड़ाई शुरू होने से पहले ही कमजोर आदमी मनोवैज्ञानिक रूप से हार मान लेता है। उसका शरीर डर से कांपने लगता है और यही डर उसकी हार का कारण बन जाता है। पहलवान की ताकत तो बाद में आती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर उनकी वो तकनीक है क्या? वो कहते हैं कि मौत के उस क्षण में जब शरीर जवाब दे रहा था, वो अपने डर के साक्षी हो गए। अब ये सुनने में थोड़ा रहस्यमय लगता है ना? हाँ, साक्षी होना, इसका मतलब क्या है? क्या एक तरह से अपने आप से अलग होकर खुद को देखना? ठीक है, साक्षी होने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं से एक कदम पीछे हटना। जैसे आप नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देख रहे हैं। अच्छा, आप पानी नहीं है, आप बहाव नहीं है, आप सिर्फ देखने वाले हैं। सेठी के अनुसार इस दूरी को बनाते ही डर का आप पर जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाता है। और वो इसकी तुलना क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत से करते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जब वैज्ञानिक किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन को देखने या मापने की कोशिश करते हैं तो देखने का काम ही उस कण के व्यवहार को बदल देता है। बिल्कुल, वो कण तब तक एक संभावना की लहर की तरह होता है, पर देखते ही एक निश्चित जगह पर एक कण बन जाता है। मतलब सिर्फ देखने भर से चीज की हकीकत बदल जाती है। ठीक वही। सेठी कहते हैं कि डर भी उस कण जैसा ही है। जब हम उससे लड़ते हैं, उसे दबाते हैं या उससे भागते हैं तो हम उसमें और ऊर्जा डाल रहे होते हैं, ऐसे मजबूत बना रहे होते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी फैसले के बस एक वैज्ञानिक की तरह उसे देखते हैं कि हाँ ये डर है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, मेरा शरीर कांप रहा है, तो उसका स्वभाव बदलने लगता है। तो देखने का वही काम डर की शक्ति को खत्म कर देता है। हाँ, उनके अनुसार डर को देख लो तो अभय यानी निडरता प्रकट हो जाती है। तो उस पल में उन्होंने मौत से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार कर लिया। सही। उनका मानना है कि डर ही मृत्यु का प्रवेश द्वार है। अगर डर न हो तो मौत शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। यही उनका मानना है। उनके मुताबिक मौत से ठीक पहले इंसान की विचार शक्ति खत्म हो जाती है और जैसे ही विचार का नियंत्रण हटता है, डर पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाता है। उन्होंने विचार की शक्ति से डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तो अगर डर एक व्यक्ति को इस हद तक प्रभावित कर सकता है तो समाज पर इसका क्या असर होता होगा? और यहीं से सेठी इस निजी अनुभव को समाज की एक बड़ी सच्चाई से जोड़ते हैं। उनका तर्क है कि सजा नहीं बल्कि सजा का डर इंसान को मारता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। वो कहते हैं कि जेल की दीवारें नहीं मारती, जेल जाने का डर मारता है। और इसके लिए वो जेट एयरवेज के नरेश गोयल और सहारा के सुब्रतो राय का उदाहरण देते हैं। हाँ, उनका दावा है कि इन जैसे सम्मानित लोगों को कैंसर जेल की खराब परिस्थितियों की वजह से नहीं बल्कि जेल जाने के डर, अपमान और सामाजिक प्रतिष्ठा खोने के खौफ की वजह से हुआ। बिल्कुल। वो कहते हैं कि एक पेशेवर मुजरिम को जेल में बीमारियां कम होती हैं क्योंकि उसे जेल जाने का डर नहीं होता, वो उसका आदी होता है।
पर एक आम इज्जतदार आदमी उस डर और अपमान से ही अंदर से टूटकर बीमार हो जाता है। तो उनके हिसाब से डर एक वास्तविक शारीरिक शक्ति है जो मार सकती है। सही बात है। इसी विचार को और आगे ले जाते हुए वो जीवन को चलाने वाली 3 मौलिक शक्तियों या बीजों की बात करते हैं। हाँ, और यहीं पर वो विचार और धन के बीच का बुनियादी फर्क बताते हैं। क्या है वो फर्क? उनका तर्क है कि विचार अमर हैं, जबकि धन नश्वर है। वो कहते हैं पुराने खजाने सब मिट्टी हो गए, पर पुराने विचार आज भी नए हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली तुलना है। किसी सम्राट का खजाना आज किसी म्यूजियम में कांच के पीछे बंद है, पर बुद्ध, जीसस या कृष्ण के विचार आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। सही। और सेठी इसी फर्क को और गहरा करते हैं। वो कहते हैं कि धन सिर्फ संसार का बीज है, ये लेन देन, निर्माण और विनाश का चक्र चलाता है। लेकिन डर और चेतना जैसे विचार वो जीवन और मृत्यु के बीज हैं। वे कहीं ज्यादा मौलिक और शक्तिशाली हैं। इसी आधार पर वो 3 बीजों का सिद्धांत देते हैं। डर मृत्यु का बीज है, शुक्र धातु जन्म का बीज है, और धन संसार का बीज है। वो विज्ञान को एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती भी देते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान भगवान के अस्तित्व का प्रमाण मांगता है, जो कि एक अदृश्य शक्ति है। लेकिन विज्ञान कभी डर के अस्तित्व का प्रमाण क्यों नहीं मांगता? डर भी तो अदृश्य है। बिल्कुल, उसे माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसका असर हमारे शरीर की हर कोशिका पर, हमारे समाज पर और हमारी धड़कनों पर साफ साफ दिखाई देता है। तो अभी तक हमने 2 बड़ी ताकतों की बात की, विचार जो अमर है और धन जो नश्वर है। सेठी का तर्क है कि आधुनिक दुनिया ने गलती से धन को विचार से ऊपर रख दिया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत उन्हें आज की टेक इंडस्ट्री में दिखता है। अच्छा। हाँ, और यहीं पर उनकी कहानी का व्यक्तिगत अनुभव और वैश्विक विश्लेषण आकर मिलते हैं। वो पूछते हैं, अगर डर और पैसा ही इंसान को चलाते हैं तो आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियां क्या बेच रही हैं? वो सुविधा के नाम पर हमारा डर दूर करने का वादा करती हैं, मनोरंजन के नाम पर हमारी इच्छाओं को पूरा करती हैं, और बदले में खरबों डॉलर कमाती हैं। वो एक बहुत ही तीखा सवाल पूछते हैं, अगर धन का अस्तित्व न होता तो क्या गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले जीनियस कहीं जंगल में घास चर रहे होते? मतलब आज की सारी महानता, सारी प्रतिभा धन की चादर ओढ़े हुए हैं। हाँ, एक महान वैज्ञानिक भी अगर गरीब हो जाए तो शायद उसे कोई नहीं पूछेगा। तो सवाल उठता है कि महान कौन है, धन या विज्ञान? और यहाँ पर जो आंकड़े लेख में दिए गए हैं वो इस तर्क को बहुत वजन देते हैं। लेख के अनुसार नवंबर 2025 तक दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों की कुल कीमत $25 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। $25 ट्रिलियन, ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। बिल्कुल, इस रकम से दुनिया के करीब 25% देशों की कुल संपत्ति खरीदी जा सकती है। ये कुछ कंपनियों के हाथों में अभूतपूर्व शक्ति के जमा होने का संकेत है। और इन टॉप 10 कंपनियों में कौन कौन शामिल है? इनमें सबसे ऊपर हैं एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट यानी गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियां। और गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर सीधे तौर पर एआई से जुड़ी हैं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सेठी की इस बात को पुष्ट करता है कि प्रतिभा अब उन्हीं के पास है जिनके पास उसे खरीदने के लिए धन है। आज की दुनिया में टैलेंट पैसे को फॉलो करता है। और एनवीडिया का जिक्र खास तौर पे किया गया है। हाँ, क्योंकि एनवीडिया वो चिप्स बनाती हैं जो एआई क्रांति की रीढ़ हैं। लेख के मुताबिक अकेले एनवीडिया की मार्केट वैल्यू करीब $4.6 ट्रिलियन आंकी गई है, जो भारत, यूके या फ्रांस जैसे कई बड़े देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। एक कंपनी की कीमत एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा। हाँ, इससे पता चलता है कि आज की दुनिया में कोड और कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी मुद्रा बन गई है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। और एक और दिलचस्प बात, इन टॉप कंपनियों में सऊदी अरामको को छोड़कर बाकी सभी कंपनियां अदृश्य संपत्ति पर चल रही हैं। अदृश्य संपत्ति मतलब? विचारों और सूचनाओं की संपत्ति की तरफ बढ़ चुकी है। लेकिन इन विचारों का लक्ष्य चेतना का विकास नहीं, बल्कि धन कमाना है। तो आज हमने एक व्यक्ति के मौत को छूकर वापस आने के अनुभव से शुरू करके खरबों डॉलर की एआई कंपनियों की दुनिया तक का सफर तय किया। और इन सबको जोड़ने वाला धागा है वो अनदेखी ताकतें जो हमारी जिंदगी चलाती हैं। डर और पैसा। बिल्कुल। और लेखक को इसी बात का दुख है। उनका मानना है कि उनके पास जीवन बचाने वाली, डर पर काबू पाने वाली एक तकनीक है, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाने का कोई मंच नहीं है। क्यों?
क्योंकि सारे एआई प्लेटफॉर्म्स, सारे सोशल मीडिया एप्स सिर्फ पैसा कमाने और यूजर को व्यस्त रखने के लिए बने हैं, इंसानी चेतना के विकास के लिए नहीं। उनका अंतिम निष्कर्ष काफी निराशाजनक है। वो कहते हैं कि इंसान आज भी वही आदिमानव है। हाँ, जिसे सिर्फ दो ही चीजें चलाना जानती हैं, भूख और भय। उनके अनुसार वस्तुएं विकसित हुई हैं, तकनीक आसमान छू रही है, पर मानव चेतना आज भी वहीं खड़ी है, उन्हीं आदिम भावनाओं से नियंत्रित हो रही हैं। और आज की सबसे बड़ी कंपनियां इसी का फायदा उठा रही हैं। तो संजय सेठी के इस गहरे और विचारोत्तेजक लेख पर हमारी चर्चा के बाद हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। लेखक साक्षी बनकर, यानी सिर्फ एक तटस्थ दृष्टा बनकर, अपने डर को जीतने का दावा करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो एआई द्वारा हमारे व्यवहार का लगातार विश्लेषण और भविष्यवाणी करने पर चल रही है। तो सोचिए, क्या होगा जब यही तकनीक हमारे गहरे अनकहे डरों को बड़े पैमाने पर देखना, उनकी भविष्यवाणी करना और यहां तक कि उनमें हेरफेर करना सीख जाएगी? क्या ये नियंत्रण का अंतिम रूप होगा? और क्या तब पूरे समाज के लिए कोई साक्षी तकनीक हो सकती है जो हमें इस डिजिटल मायाजाल से बचा सके?